Hi, my name is Abdul Basit, and I am a storyteller and a filmmaker, and I like to watch films and talk about them. And today's review is about the film none other than The Odyssey by Christopher Nolan. Today we're going to discuss about its technicalities, uska sound design, uska cinematography, direction, acting, the sets, locations, everything. और ख़ास तौर से कि वो फिल्म इतनी अच्छी क्यों है, सबको इतनी पसंद क्यों आ रही है, इतनी हिट क्यों है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द थिंग्स दैट आई थिंक कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड या मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, तो उसके ऊपर मेरे क्या सजेशंस हैं, वो गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो तकरीबन 3 साल बाद आई थिंक ओपनहाइमर के बाद अब ये ओडिसी इसकी फिल्म आई है अगली क्रिस्टोफर नोलन की, और मैंने ये नोट किया कि ही टेक्स अ वेरी लार्ज टॉपिक्स, मतलब कि उसका ये नहीं कि कोई 4 लोगों की कहानी है या एक गली की, एक नेबरहुड की कहानी है। उसका फोकस थोड़ा इस तरह से था कि ही टेक्स अ वेरी ह्यूज लाइक लार्ज टॉपिक, जिसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज को इन्वॉल्व कर सके, ताकि उसकी डिस्कशन का पैरामीटर है, वो स्कोप जो है वो ज़्यादा हो जाए। ये एक कोर उसका एंगल मुझे नज़र आया जो बाकी तमाम डायरेक्टर से काफ़ी मुख्तलिफ है, और उसके वो काफ़ी परसिस्टेंट भी है। ओडिसी वैसे एक फिल्म देखी जाए उसके बैकग्राउंड के ऊपर भी बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है कि वो फिल्म का जो कहानी वो कहाँ से आई, कैसे आई है। हम ऑब्वियस चीज़ों में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि सबको ज़्यादातर पता ही है कि वो पूरी फिल्म IMAX के ऊपर शूट हुई है, वो वो क्या स्पेक्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़ें किस तरह से हुई हैं। हाँ, लेकिन वो क्यों हुई हैं, उसके पीछे लाइक उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। बेसिकली ये जो इनकी ये इस तरह की पोइम्स हैं, ये इनके वेस्टर्न कल्चर में, इनके लिटरेचर में और आर्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है वेस्ट के अंदर, जैसे हमें अल्लामा इकबाल की पोइम्स पढ़ाई जाती थी 9th 10th और मैट्रिक इस तरह से। तो ज़्यादातर लोगों की कहीं ना कहीं एक मेंटल एसोसिएशन है इस कहानी के साथ। किसी को अगर पूरी तरह से कहानी का नहीं पता तो दे हैव एन आइडिया कि ये क्या है और किस तरह से। सो बाय डिफ़ॉल्ट ही एक बहुत बड़ी ऑडियंस उनके साथ एक अटैच हो जाती है इस टॉपिक के साथ, एंड हेंस द फर्स्ट आइडिया ऑफ नोलन के उसने एक डिबेट और डिस्कशन शुरू करनी है, उसका एक रास्ता बन जाता है पहले से। अब ये है कि चूँकि ये कहानी बहुत सालों से चलती रही है और इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, और ये वो तरह से, और फाइनली ग्रुप ऑफ पोइट्स ने उस टाइम के उन्होंने डिसाइड किया था कि होमर्स का वर्जन जो है आज से मूविंग ऑन हम इसको फॉलो करेंगे। सो ऐसा नहीं है कि कोई पत्थर पे लकीर है कि ये जो कहानी इस तरह से फाइनल हुई है यही चलेगी, इसके अंदर कोई ज़रा सी भी चीज़ ऊपर नीचे चेंज नहीं हो सकती। नोलन ने उसको पूरी तरह से ओन किया है और उसने कहा कि आई एम गोना टेल द स्टोरी द वे आई वांट टू, और इस वजह से मैं इसको ये कहता हूँ दिस इज़ नाउ नोलन्स ओडिसी, इट्स नो मोर होमर्स ओडिसी। मतलब दैट इज़ देयर, वो उसकी एक फॉलोइंग और उसके वो लोग हैं, मद्दाह हैं, लेकिन आज से ऑनवर्ड ये नोलन्स ओडिसी हो गई है। तो ही हैज़ लेफ्ट हिज मार्क इन दैट सेंस, इन द विजुअल एंड इन द सिनेमा वर्ल्ड। लिटरेचर के अंदर शायद होमर का ही वर्जन अब भी चलता रहेगा। सो एनीवेज, द मेजर डिफरेंस बिटवीन द होमर्स एंड नोलन्स वर्जन इज़ दैट कि होमर का वर्जन जो था इट वाज मोर अबाउट Odysseus coming back to home, his struggle, his उसकी जो चाह थी, उसकी जो ज़िद थी या उसकी जो जुस्तजू थी घर पहुंचने की, वो ज़्यादा उसके ऊपर फोकस था। और यहाँ पे नोलन ने उसको इस तरह से चेंज किया कि ये एक फ्रैगमेंटेड टूटा हुआ इंसान है आफ्टर द ट्रॉय वॉर, and he really doesn't want to go home, but he has to, and on his way he's facing all these hurdles, but he's actually going through the trauma of the war. तो ये मेजर डिस्टिंक्शन है दोनों में। अब सही गलत कोई भी नहीं है यहाँ पे, और दोनों सही भी हैं, दोनों गलत भी हैं। इट्स अ फैंटेसी स्टोरी, ठीक है, कोई रियल इवेंट्स तो है नहीं। तो जो लोग भी इंटरनेट पे ये डिबेट कर रहे हैं कि जी ये वर्जन अच्छा था या ये था, मैं उस चीज़ के अंदर तो मैं पढ़ ही नहीं रहा ना, और कोई फ़ायदा ही नहीं है कि ठीक है कि एक वैसी एक फैंटास्टिकल चीज़ है, तो फिर उसके अंदर क्या सही और गलत का फैसला हो सकता है। तो टेकिंग अप द नोलन्स वर्जन एंटायरली, और अगेन मैंने फ़िल्म पहले देखी थी, मुझे नहीं पता था कि क्या असल कहानी थी, कॉन्टेक्स्ट क्या था, मेरे लिए तो वही फर्स्ट वर्जन था ना। सो मैं उसी एनवायरनमेंट में, उसी एंगल में, उसी सेट में रह के बात करूँगा कि लाइक व्हाट्स माई टेक ऑन द फिल्म एंटायरली, माई टेक ऑन द स्टोरी टेलिंग, the emotional arcs and everything, the narrative,
ये एक सारी चीज़ है। और दूसरी सारी चीज़ है कि टेक्निकलिटीज़ ऑफ द फिल्म, जो उसकी सारी सिनेमाटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन, एवरीथिंग, ये वो जो भी एक्टिंग वगैरह, सेट्स। देखें, मैं टेक्निकल वाली चीज़ का चैप्टर जो है ना वो तो फ़ौरन मैं क्लोज़ करना चाहूँगा कि देखें उसके ऊपर तो ना कोई बात करनी बनती नहीं है कि आपकी पूरी जो मतलब हॉलीवुड की हाईएस्ट स्टेट मशीनरी है, बिगेस्ट नेम्स, बिगेस्ट स्टूडियोज़, वो बिगेस्ट बजट, वो उसके पीछे लगा हुआ है। और दे वेंट ओवर एंड अबव एंड बियॉन्ड के जी पूरी फिल्म हम IMAX पे कर रहे हैं, तो IMAX के अंदर भी हमने इन्वेंशंस कर दी हैं और मिरर्स लगाए हैं कि वो दो बंदे एक दूसरे को देख सकें, लाइक ऑल दैट स्टफ। आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर मार्केटिंग। इसका एक्चुअल लेना देना इस चीज़ से मेरा नहीं ख्याल इतना है कि हाउ मच क्रिस्टोफर नोलन और द स्टूडियोज वांटेड टू रिवाइव द ट्रू सिनेमा फिल्म मेकिंग बैक, के रील के ऊपर वो पूरा जो पुराना स्टाइल है उसी को वापस लाएं, क्योंकि उसका विजुअल सबसे अच्छा है। और वो उसकी, क्योंकि देखें वो उसके तो सिनेमाज एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। टोटल 41 है जो उस पर चल रहे हैं। मेरी नज़र में ये एक एक्सक्लूसिव क्लब बना के ना, ये लाइक मार्केटिंग की सेंस से बात करूँ तो एक्सक्लूसिव क्लब वाला एक स्टाइल है। वो फॉर्म करके उन्होंने उसके ऊपर एक तो बज़ क्रिएट हो गया कि ओ माय गॉड के वो एक पूरी फिल्म यूँ बन रही है और लाइक क्या है वो, लाइक पहली दफ़ा हो रहा है। सो ह्यूमन काइंड इज़ ऑलवेज अट्रैक्टेड टू समथिंग दैट इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एक वो कैच हुआ है, फिर उसके बाद एक एक्सक्लूसिव क्लब वाला सेंस आ गई। तो जो प्योर फिल्म मेकर्स हैं वो दे टॉक देयर हार्ट आउट अबाउट, यू नो, वो डिफेंड भी करेंगे उसकी, उनको बगैर पैसे दिए वो फुल मार्केटिंग भी करेंगे उसकी। सो दैट इज़ अ जीनियस मार्क फ्रॉम द स्टूडियोज फ्रॉम दैट साइड। तो मैं असल में ना इस रिव्यू में थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह से ही करना चाहता कि ये अब मैं क्या बात करूँ कि हाँ बहुत अच्छी थी सिनेमाटोग्राफी और लाइटिंग ऐसी थी, सॉफ्ट थी, ये था वो था, मतलब वो हम सबको पता है। और म्यूज़िक भी, लाइक ऑफ कोर्स साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक है प्लेज अ ह्यूज पार्ट इन द इमोशंस, ठीक है, उस इन स्टोरी टेलिंग। तो इट वॉज वेल बैलेंस। द मोस्ट आई कैन से इज़ दैट के एटलीस्ट इट डिडंट साउंड फेमिलियर, द साउंड्स, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन इटसेल्फ। मैं चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों से बाहर आके थोड़ा ज़्यादा उन चीज़ों में बात करें विच एक्चुअली मेक्स द डिफरेंस, और विच इज़ नॉट बैक्ड बाय ह्यूज sums of money and you know, state machinery, marketing power, or you know, think that you belong to Hollywood, तो वो सिर्फ आपके एक्सेस में ही है। I want to talk on the thing जो किसी भी इंसान के लिए लाइक वो वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाती है, regardless of all of these things, money, status, the background and the industry that you're in, and that is the storytelling, the narrative setting, the screenplay, the, you know, इस तरह की चीज़ें। तो let's shift our focus on that side more in this review, and I have a very strong observations with how the story was told. I'm trying to articulate as best as possible over here. I'm trying to find the right words to explain myself better. I'm not sure if I'm not clear enough to shayad I might get hate out for this review. Lekin I'm the biggest fan of Christopher Nolan. I've been following him since the beginning. Like very few people might know him in Pakistan, at least. मैं तब से उसको फॉलो कर रहा हूँ। So I have seen a certain pattern how he makes films, and what I have come to conclude is that Christopher Nolan has basically one style of storytelling, और वो उसी के अंदर ही थोड़ा सा आगे पीछे खेलता है। एज अ डायरेक्टर उसके अंदर इतनी डेप्थ मुझे नज़र नहीं आ रही अभी तक। लाइक हर फिल्म जो है ना वो एक बहुत बड़ा स्पेक्टिकल होता है। लाइक मैं इसको यूँ कहूँ ना कि ही इज़ ऑलवेज एबल टू हाइड बिहाइंड द
टॉपिक ऑफ द फिल्म कि इतना बड़ा टॉपिक है और वाओ, और फिर द स्पेक्टिकल्स ऑन द टेक्निकलिटीज़ के इसको यूँ शूट किया है, इसमें इतनी लोकेशंस थी, ये था वो था, लाइक द ऑडियंस, लाइक मैं यूँ कहूँ ना, क्रिस्टोफर नोलन इज़ अ मैजिशियन। ही वो उसकी प्रेस्टीज फिल्म भी थी और लाइक उसने बताया भी है कि हाउ टू फूल एंड ट्रिक द ऑडियंस, और उसके अंदर भी 3 एक्ट्स होते हैं। तो वो आपको एक चीज़ दिखा के ना आपका फोकस इधर कर देता है, इस हाथ पे इधर देखें, इधर देखें, और इधर से ना वो सारी गेम बदल देता है, एंड देन ही टेक्स यू ओवर हेयर। तो वो बेसिक, लाइक आई कॉल हिम एज अ म्यूजिशियन, क्योंकि वो आपका ध्यान साइड पे कर देता है। विद ऑल ऑफ दैट अप्रोच, व्हाट हैपन्स इज दैट you as someone who watches films and who wants to be inspired by watching a great film, you are almost already convinced कि whatever you're going to see is going to be amazing. अब देखें, कुछ ह्यूमन इमोशनल नोट्स होते हैं जिनको साइंटिफिकली अगर आप टच करते हैं तो you can win the hearts of the audience. This is pure magic work and manipulative as well, and as a filmmaker this is in your hands. अगर कोई filmmaker ये समझता है कि मैंने कोई चीज़ बनाई है और it's up to the audience कि वो कैसे react करती है, तो I think he's not or she's not a good filmmaker. वो filmmaker नहीं है। Filmmaker has the power कि वो control कर सकता है कि how and when exactly the audience would feel. So that power is in the maker's hand, and it's his duty to maneuver that emotion. It's in the filmmaker's hand ke what sort of emotion he want the audience to be leaving with after the end of the film. The other side is the जिसमें थोड़ा सा, जिसमें कंट्रोल नहीं होता, जिसमें इतना कंट्रोल मतलब होता है लेकिन इतना नहीं होता, is the subjectiveness of the message you take out. वहाँ पे ह्यूमन इमेजिनेशन एट प्ले आती है, हर किसी की डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, सो वो हर कोई डिफरेंट तरीके से लेता है, वो आप इतने कंट्रोल में नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ वेयर एग्जैक्टली नोलन प्लेज द हार्डेस्ट। वो जान के चीज़ को इतना ओपन एंडेड छोड़ता है कि ये खुले डिबेट इस तरह की, वो हर एक की सब्जेक्टिव फ्रीडम को खोलता है कि आप करें इस पे बात। दैट हेल्प्स अ लॉट इन मार्केटिंग एक्चुअली। सो एक स्टाइल है मेजर और उसमें इतनी डेप्थ नहीं है। ये मेरा कंक्लूजन हुआ आफ्टर वॉचिंग all of his films for all of these years. I was finding the hard to say this and I'm going to explain that as well, so bear with me. देखें, उसका स्टाइल है कि उसने पैरेलल स्टोरी टेलिंग करनी है मोस्टली, ठीक है। ओपनहाइमर में भी ऐसी था और टेनेट में भी ऐसी था, उसके मतलब यू नेम इट, इंसेप्शन व्हाटएवर, और स्पेशली अभी ऑडिसी में भी ऐसी था। ऑडिसी के अंदर भी 3 टाइमलाइंस चली हैं, जैसे डनकर्क में भी 3 टाइमलाइंस थी। सो होता ही है कि अच्छा 3 टाइमलाइंस में ये है कि स्टोरी टेलिंग जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एज एन ऑडियंस आप जुड़े होते हो कि क्या हो रहा है। और मज़े की बात यह है कि मुझे ये फील हुआ कि नोलन की फिल्में जो है ना वो एक्चुअली में तेज़ हैं, दे नॉट स्लो। मतलब कि बहुत हुआ कोई 10 सेकंड का एक कंटिन्यूस शॉट होगा फ्रेम के, वो बहुत हुआ, अनलेस के वो बात हम क्लाइमेक्स की तरफ हैं और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजर वाली कोई लाइंस हैं, डायलॉग्स हैं, वहाँ पे वो मोमेंट लेगा। लेकिन मोस्टली आई थिंक 80% और एटलीस्ट 75% ऑफ द फिल्म उसके अंदर कोई 10 सेकंड से लंबा उसका शॉट होता नहीं है। और 10 सेकंड से मेरा मुराद ये नहीं है कि एक ही अगर लेट्स से सीन के अंदर शॉट्स बन रहे हैं तो वो उसी जगह पे ही लेस देन 10 सेकंड्स में कटिंग हो रही है। नो, वो लोकेशन भी चेंज करेगा सिंस वो 3 पैरेलल कहानियाँ सुना रहा होता है और फिर उसके अंदर भी फ्लैशबैक्स डाले होते हैं और फ्लैशबैक्स के अलावा फ्यूचर के भी शॉट्स डाले होते हैं। जैसे वो जब ओडेसियस और पेनेलोपी डिस्कस कर रहे थे कि वो कह रहा था कि मैं शायद वापस नहीं आऊँगा, और फिर पेनेलोपी उसको कहती है कि तुम
और मैं भाग जाते हैं और हम वी सेल टू द वेस्ट। तो वो फ्यूचर का शॉट था, ठीक है ना। अब उनकी डिस्कशन के बीच में वो कट होकर फ्यूचर का शॉट आया। सो वो जो लेस देन 10 सेकेंड का शॉट का वो जो है ना, वो उसने मेंटेन रखा, वो कट करके किया। लाइक वो एक ही टाइमलाइन के अंदर भी फिर उसने फ्रेम चेंज किया, विजुअल चेंज किया बिल्कुल। सो उस तरह से योर ब्रेन इज हुक्ड के यू ऑलवेज बीइंग फेड विद इंफॉर्मेशन। और जैसे मैंने ओपनहाइमर के बारे में डिस्कस किया था कि वो डेजा वू वाली चीज़ भी आ जाती है जब वो फ्यूचर का कुछ विजुअल दिखाता है आपको, वेरी आई थिंक 1-2 सेकंड से भी कम टाइम में, और फिर बाद में फिल्म के एंड में वो शॉट दोबारा आता है तो आपको वो एक कंप्लीटनेस की फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। सो अगेन, जैसा मैं पहले कहा था, दीज आर टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मैजिक एंड द साइंस बिहाइंड द ह्यूमन इमोशन, विच एज अ फिल्म मेकर इफ यू प्ले राइट, सो यू कैन लीव द एग्जैक्ट सर्टन मार्क इन द ऑडियंस के कि ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू बी अ मास्टर एट दैट, एंड नोलन इट इज़, एंड फॉर दैट full credit and full marks to him. ये अगर इतना आसान होता तो काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे होते। सो हैविंग दैट सेड एंड पुटिंग दैट असाइड, मूविंग ऑन, इस फिल्म के अंदर देखें मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आई डिडंट फील एनीथिंग। मैंने पूरी फिल्म देख रहा था तो मेरे स्टेक्स इन्वॉल्व ही नहीं थे। आई डिड नॉट केयर कि ये घर पहुंचता है या नहीं पहुंचता। प्रॉब्लम ये था कि मैं उसके साथ नहीं था, करेक्टर के साथ, एंड आई कुड मैप माई सेल्फ ऑन द हीरो। आई कुड अंडरस्टैंड हिज मोटिव्स, हिज एम्बिशन, और उसका जो पे ऑफ है, लाइक आई डेंट केयर वाई, ऐसा क्यों था। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने बेसिकली एक चीज़ से दो शिकार करने की कोशिश की है इस फिल्म में, और यही चीज़ उसने ओपनहाइमर में भी की थी। और ओपनहाइमर में भी यही शिकायत थी ज़्यादातर लोगों के, हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल गई थी सारी कैरेक्टर के बारे में और सारा कुछ, लेकिन वी डिडंट फेल्ट इमोशनली मूव्ड। और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि ही नोज़ हाउ टू डू दिस, ही डिड दैट इन इंटरस्टेलर एंड इट वाज ब्यूटिफुली डन। आई डोंट नो व्हाई ही इज़ not doing it deliberately again, or he is not being able to do it again, क्योंकि it's not easy। और I personally don't advise कि आप ये चीज़ करेंगे, एक चीज़ से दो शिकार करने की कोशिश करें। दो इमोशंस या दो एंगल्स आप एक साथ नहीं लेके जा सकते। 2.5-3 घंटे की फिल्म होती है, ठीक है, तो उसके अंदर, और अगेन आपने एज कैरेक्टर उसका एक बड़ा चैलेंज जो है, उसकी जो एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको एट प्ले करना होता है। सो ये एडवाइजेबल ही नहीं है कि आप दो चीज़ें एक साथ लगे चलें। सो एनीवेज, अब सीन ये था कि आई एम विद नोलन्स वर्जन ऑफ ओडिसी के, ठीक है, तुम जो कहानी सुनाते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ही प्लेज इट वेरी ऑन अ ग्राउंड रियलिटी। अब असल में तो गॉड्स फिजिकली उस कहानी में सामने आते थे। ही चोज नॉट टू डू दैट। आई रियली लाइक दैट अप्रोच, कि उसको ग्राउंड रियलिटी के करीब रखना है, प्रैक्टिकलिटी के करीब रखना है, विच इज़ व्हाट ही डिड इन इंटरस्टेलर एंड ऑल ऑफ हिज फिल्म्स। दिस इज समथिंग आई रियली लाइक अबाउट हिम, कि आप एज अ व्यूअर यू फील द पॉसिबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट एक्शन। दिस इज इमेंस, दिस इज ग्रेट। सो आई एम विद नोलन स्टोरी, ठीक है। आई फेल्ट चीटेड एट द एंड ऑफ द फिल्म। हुआ ये कि फिल्म शुरू हुई है और वो 3 टाइमलाइंस चल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। आई नो द फैक्ट, इतना पता है कि ट्रॉय वाली जंग हुई है, उसके अंदर ये हॉर्स में बैठ के गए थे और दे ट्रेक्ड एंड दे वॉन द वॉर एंड नाउ दे ट्राइंग टू गेट बैक टू देयर होम। द वे द स्टोरी वॉज ओपन्ड उस 3 टाइमलाइन स्ट्रक्चर के अंदर, प्रॉब्लम ये है उसका 3 टाइमलाइन। अच्छा, गुड चीज़ ये है 3 टाइमलाइन स्ट्रक्चर की कि इट कीप्स यू हुक्ड एज द ऑडियंस, ठीक है, इट कीप्स यू एट द एज ऑफ योर सीट। प्रॉब्लम उसका ये है कि अगर वो कन्वर्जेंस राइट मोटिव्स के साथ ना हो तो पे ऑफ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये था कि जब वो वहाँ से निकले हैं और उनको एक के बाद एक इश्यूज आ रहे थे मॉन्स्टर्स के, ये वो, नोलन डिड नॉट टेक हिज टाइम फॉर द ऑडियंस टू केयर अबाउट इट।
his longing to get back home was discussed. His love for his wife was discussed, but his desire to to lead the men, his people, was overwhelming, but as a worn out, dreaded, traumatized soldier. ठीक है, अब मैं क्लियर नहीं हूँ कि इसका असल मकसद क्यों है घर पहुँचना. इज इट बिकॉज ऑफ द लव? इज इट बिकॉज ऑफ हिज ड्यूटी टू हिज मैन? इज इट बिकॉज ही रियली वॉन्ट्स टू गेट होम? व्हाट इज़ द रीज़न? ठीक है, स्टे विद मी. दूसरी साइड पे जो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमें दिखाई हैं कि ही इज़ ट्रॉमाटाइज सोल्जर. अच्छा, वो भी हमें पहले क्लैरिटी नहीं है कि ट्रॉमाटाइज सोल्जर एंड एवरीथिंग. हमें सिर्फ ये दिखाया गया कि बस उसके फिजिकल डिमीनर से, उसके एक्शन से कि ही सीम्स लाइक ही इज टायर्ड एंड ही वांट्स टू गो होम. अब पहले ही वो बड़ी हर्डल आती है, मॉन्स्टर, वो जो साइक्लोप्स वाली, सिंगल आई वाली. वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, वो अंदर आता है, उसको सारा शीप के थ्रू वो आँख उसकी फाड़ के फिर शीप से छुप के निकलते हैं. Him flipping out and throwing an arrow into his face again, that was a surprise. वो समझ में नहीं आया क्यों किया. जो एक्चुअल स्टोरी होमर की, उसके अंदर पहले से उसकी ये पर्सनैलिटी ट्रेट बता दी जाती है कि ही इज़ अ प्राउड मैन. ठीक है, ही इज़ कनिंग, ही इज़ स्मार्ट. यहाँ पे ये चीज़ स्टैब्लिश नहीं की थी नोलन ने दूसरी चीज़ स्टैब्लिश की थी कि इज़ अ वॉर्न आउट, ही इज़ अ टायर्ड, ही इज़ दैट काइंड ऑफ सोल्जर. तो ये एक्शन उसका समझ में नहीं आया. अब ये एक्शन समझ में नहीं आया. अब हुआ ये कि बेसिकली उस एक्शन के बाद सारी कहानी शुरू होती है कि वो पोसाइडन, जो उसका अब्बू है, समंदर का गॉड है, उससे उसकी शिकायत करता है कि इसको तबाह बर्बाद कर दे. एक्चुअल स्टोरी में वो बताता है उसको खुद, आउट ऑफ हिज प्राउडनेस, कि मेरा नाम ये है, तो तुम याद रखना कि तुम्हें अंधा किसने किया था. यहाँ पे वो तीर मारता है एंड ही डज नॉट शो हिमसेल्फ और टेल्स अबाउट हिमसेल्फ. सो एट फेट सारा कुछ, मतलब उसने, यानी कि इस कॉन्टेक्स्ट में, नोलन कॉन्टेक्स्ट में, उसने शिकायत नहीं की अपने अबू से, पोसाइडन गॉड ऑफ वाटर सी से, कि इसको तबाह कर दे और डिसियस को. तो यहाँ पे हमें ये फीलिंग दी गई है कि इट वाज जस्ट एन एक्ट ऑफ नेचर, कि समहाउ वो हर्डल्स एक के बाद एक इसको आने लग गई. लाइक आई कुडंट रैप माई हेड अराउंड कि क्यों आ रही हैं हर्डल्स. ठीक है, ऐसा क्या किया इसने, व्हाट डज ही हैज़ डन टू डिज़र्व दैट. अच्छा, मुझे पता है अब आपका क्या आर्ग्यूमेंट होगा आगे से. लेट्स जंप टू द क्लाइमैक्स सीन. ठीक है, जब वो बिल्कुल एंड में एक्सप्लेन करता है, आपका ये जवाब होगा ना इस बात के अगेंस्ट कि जी वो एंड में एक्सप्लेन कर देता है कि वो हॉर्स के अंदर छुप के जाके उन्होंने अटैक किया था, तो दैट इज़ व्हाट स्ट्रक हिम, और ही फेल्ट के ही हैज़ ब्रोकन द ज़ूस लॉ, और उस वजह से ही इज़ बीइंग पनिश्ड, और इसलिए उसको इतनी हर्डल्स आई थी, ब्ला 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 ब्ला. ठीक है ना, दैट इज़ एक्चुअली द मेन प्रॉब्लम. हुआ ये कि एंड में जब उसने ये चीज़ रिवील की, अब बेयर विद मी, मैं सारा टाइम फिगर आउट नहीं कर पा रहा कि क्यों हो रहा है इसके साथ ऐसा. ठीक है, और ना ही मेरे सामने ऐसी ट्रेड्स रखी गई हैं कि ये कनिंग है, स्मार्ट है, ये प्राउडी है, और ये वो चीज़ है. मेरे सामने ये रखी है थका हारा, ये एक सोल्जर है जो बस घर जा रहा है. ठीक है ना, एंड ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव हिज मैन, लीड हिज मैन. और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है. इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब मुझे एंड में, आफ्टर वॉचिंग द होल फिल्म, एंड आई हैव ऑल दिस क्वेश्चंस कि क्यों हो रहा है, आप मुझे ये रिवील करते हैं कि he was actually traumatized by what he did and he was being punished because he broke the Zeus law. That is like, I felt cheated actually. क्यों? क्योंकि देखा जाए तो जो हमारा कैरेक्टर है ना, उसको तो शुरू में ही रियलाइज हो गया था कि उसने गलत किया था,
उसका जो हीरोज जर्नी है वो तो फिल्म के शुरू में ही टेक्निकली पूरा हो गया था, ठीक है। तो हमें बताया जा रहा है एंड में, ठीक है। तो जब मुझे ये बताया जा रहा है एंड में कि अच्छा ही हैड ऑलरेडी लर्नड हिज लेसन and now he was just facing the obstacles, so that does not give me a reason to be connected with his cause. I want to see him grow through that transformation with me, because I am mapping myself on the protagonist. This way, what you did is you created that disconnect with me, and I couldn't associate with him, I couldn't map with him. It was a sudden surprise for me that the character, the protagonist, had already been transformed, and he was just going above those hurdles to be lucky enough just to reach home. And at the end of that, there is no real transformation. He's already made up his mind when he gets to home what he needs to do. और फिर वो कहता है कि I want to pay homage to my men who has died, so let's sail to the west. I was not prepared for that. I am rooting for him that because Penelope, or whatever the name is having a hard time back at home, and she's being loyal for 20 years, she has not married. I'm starting to kind of root for her. और उसका जो रिवॉर्ड है वो इसके घर आने पे जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला. Because when they met, all Odysseus had in his mind was कि I want to sail to the west. अच्छा चलो तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ, याद है तुमने कहा था कि हम भाग चलते हैं, तो चलो वो भी हमारा ड्रीम सही हो जाएगा. मतलब क्या यार कि वही अब यहाँ पे है, वो एक दी से दो शिकार करने की कोशिश की है कि चलो ये भी मिल गया और ये भी मिल गया, ठीक है. एंड दैट इज़ दी नोलन्स ओडिसी नाउ, एंड इन फॉर्म ऑफ द स्टोरी टेलिंग इट हैज़ बीन डन. मुझे उससे इख्तलाफ है, मुझे उसमें वो मुझे ठीक नहीं लगा कि जस्ट फॉर द फैक्ट कि आपने 3 पैरेलल स्टाइल में स्टोरी टेलिंग करनी है, विच इज़ वेरी पावरफुल, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू. what happens is that and you lose these kind of things. Please tell me in the comments all those people who didn't feel emotionally connected with the protagonist, with Odysseus, or you didn't care much if he reached home. मैं एक और आपको बताता हूँ, जब वो घर पहुँच गया था एज वो बेगर के डिस्गाइज में भी, तो मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फीलिंग के अब यहाँ से फिल्म खींच रही है. The only dialogue or the scene that saved that whole long climax scene was from Prometheus, I think, जो उनका Agamemnon, जो उनका लीडर था, जो डेड में था. उसने जब कहा था कि when I went to my home, तो सबने मुझे वेलकम किया और मेरी वाइफ ने मुझे मार दिया. So you don't do that. Go and disguise yourself as a beggar. अब देखें वहाँ पे उसने एगामेम्नोन ने इस ट्रिप को शुरू करने से पहले अपनी ही बेटी को सेक्रीफाइस किया था गॉड्स के रास्ते में, जिसका वो ग्रज रख के बैठी हुई थी उसकी वाइफ. तो शी हैड अ लेजिट रीज़न टू किल हिम. यहाँ पे तो बहुत लव स्टोरी थी, दोनों के बीच बहुत प्यार है, ठीक है. सो हैविंग अ ट्रेचरी ऑन दैट स्केल वो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकती. सो अगर ओडेसियस का ऐसा करेक्टर नहीं इस्टेब्लिश किया नोलन ने कि ही इज़ वेरी कनिंग, ही इज़ वेरी स्मार्ट, तो फिर ये वाली जो उसका बिहेवियर था व्हेन ही वाज एडमेंट टू नो इफ हिज वाइफ इज़ लॉयल टू हिम और नॉट, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो नोलन ने इस्टेब्लिश की थी पूरी फिल्म में, मुझे वो बात पूरी तरह से हज़म नहीं हो रही थी कि he's not like that. Why is he doing this? He really loves his wife. She loves him. He got to know through his son. वो कह रहा है कि she's been loyal to you for 20 years. मतलब फिर तो कुछ सवाल, मतलब कुछ confusion रह नहीं जाता कि उसको टेस्ट करें. तो इसको कोशिश की गई है नोलन की तरफ से कि भाई मैं एक चीज़ से दो शिकार कर दूं और इस तरह कहानी सुनाऊं. अब वो सारी चीज़, ये मैं शुरू में ये कहा था, ये वो सारी गलतियाँ या लूज एंड्स हैं जो उस
टेक्निकलिटीज़ की ऑनेस्ट के अंदर, वो जो उसने राइट हैंड ऑफ द शो किया है मैजिशियन ट्रिक वाली, सारा ध्यान लोगों का उस तरफ था। उसकी ऑनेस्ट के अंदर ये वाली चीज़ें फिर लूज आउट हो जाती हैं। और जो स्टाइल है 3 टाइमलाइन का पैरेलल में चलना, वो चीज़, वो स्टाइल ही ऐसा है कि कीप्स यू ऑन द एज। फिर उसके ऊपर इतना ज़बरदस्त साउंड डिज़ाइन करना, मेस्मराइज होना, फिर ये कहना कि IMAX में देखें। मतलब मैं आपको बताऊँ कि कोई अच्छी फिल्म हो ना, वो आप अपने फ़ोन पे भी देखें ना और 3 दिन में तोड़ के भी देखें, यू स्टिल गोइंग टू लव इट, यू स्टिल गोइंग टू रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। इतनी एफर्ट के बाद आपको एक परफेक्ट कंडीशन में बिठा के, परफेक्ट स्क्रीन, परफेक्ट साउंड डिज़ाइन के सामने बिठा के, जस्ट टू हिप्नोटाइज यू with the visual and the sound spectacles. I'm not trying कि मैं ज़बरदस्ती कोई बात निकालूं इसमें से. I've been biggest fan of Christopher Nolan. People around me know about this stuff as well. लेकिन ये कि वही है कि since I've been following his work a lot, तो मुझे थोड़ी सी उसकी between the lines चीज़ें थोड़ी सी अब नोटिस मेरे उसमें आई हैं. And it was not easy for me to talk or have a review like this, but I just wanted to speak what I felt, and I just want to, मतलब अगर आप लोग एग्री नहीं भी करते कि कि मैं बकवास कर रहा हूँ या मेरा एनालिसिस बिल्कुल ऑफ है, it's fine, लेकिन at least I wanna push the boundary for you to think and use your own analysis and brain when it comes to such spectacle movies, जो एक ऑरा क्रिएट किया हुआ है हॉलीवुड ने कि जैसे सबसे अच्छे फिल्म मेकर्स वहीं पे ही हैं, सिर्फ उनको ही फिल्म मेकिंग का आर्ट आता है और किसी मुल्क को नहीं आता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, और भी बहुत से दुनिया में लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो बहुत अच्छी फिल्म्स बनाती हैं, बहुत कम बजट में अच्छी फिल्म्स बनाती हैं. तो एक एंड वी बीन वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज़ मोस्टली थ्रू आउट आवर लाइफ ग्रोइंग अप, तो उसकी वजह से एक मेंटली एक मार्क रह जाता है और आप एक सबमिसिव अंदाज में रहते हो कि नहीं ये इन्होंने कह दिया तो भाई ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल, ये इसको तो चैलेंज किया नहीं जा सकता. सो एटलीस्ट ट्राई एंड चैलेंज इट. If you have a logical grounding to it as well, just trying to explain that as well from where you're coming from. So even like I want to encourage this thing, and it was not easy for me to give this review. I'm saying this again. मकसद ये था कि हम अपने होराइजन को और खोलें और एटलीस्ट क्वेश्चन करें और इस तरह की बड़ी फिल्मों को उस लेंस से ज़रूर देखें. खाली बस वो ना हो कि ओ वाह क्या फिल्म थी, वाह बस ज़बरदस्त, और इन्हीं मैजिकल स्पेक्टिकल्स में ही हम फंसे रहे हैं कि ओ पूरे IMAX के ऊपर हुई थी, उसका केस बनाया था, फिर वो रील थी और फिर वो 3 मिनट का कट होता था और उससे बड़ा हो नहीं सकता था, क्या चैलेंजेस थे, ओ माय गॉड. लेकिन वो सब करते हैं, ठीक है. जिसके पास ये सब नहीं है ना, जिसके पास नॉर्मल इक्विपमेंट भी है जिस मुल्क में या जिस क्रू के पास, उनके लिए वो भी उस पर भी काम करना इतना ही बड़ा चैलेंज होता है. तो ये वाला चैलेंज सबका बराबर है, ठीक है. वो अपने स्केल पे उतने चैलेंज पे होते हैं, ये अपने स्केल पे उस चैलेंज के ऊपर है. ले दे के ना एंड में बात रह जाती है स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव बिल्डिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, वो किस तरह से आप करते हैं, ठीक है. और उस सब का जो असर है वो ऑडियंस के ऊपर, उस एक व्यूअर के ऊपर वो क्या छोड़ता है. अब नोलन कहता है कि आई डोंट वांट यू टू अंडरस्टैंड माय फिल्म्स, आई वांट यू टू फील इट, ठीक है ना. वो खुद कह रहा है कि मेरी फिल्म्स में इट डजंट मेक मच सेंस टू इट, जस्ट फील इट. तो फीलिंग में मैं आपको बताऊँ 70% असर उसका साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक, स्कोर का है. बाकी सारा उसका सेट्स, उसके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स, उसकी सिनेमेटोग्राफी, उसकी एक्टिंग और उसकी कास्टिंग, लाइक मार्केटिंग, बुलेट प्रूफ किस्म की मार्केटिंग के लिए वो कास्टिंग ऐसी करता है ना कि वो फिल्म पहले ही इतनी वो बड़ी बन जाती है कि आप पहले से इतना होते हैं कि ओ माय गॉड, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है और ये भी है और इतने से रोल के लिए इसको बुलाया था, ओ क्या बात है, क्या बात है. तो ये सारे मार्केटिंग स्टंट्स हैं और
ये सब दबा देती है उस एक्चुअल चीज़ को. So even if Nolan is saying himself कि don't try to understand my films, just feel it. If you try to understand तो फिर इस तरह की आपको loose ends मिलेंगे. I would encourage you to go and watch the film again from my angle. And if you have any other opinion, let's have a healthy debate in the comments, or just people who know me message me or call me. बहुत कम देखें 3-4 साल बाद कोई इतनी अच्छी फिल्म आती है तो आई थिंक उस पर खुल के डिस्कशन और डिबेट होनी चाहिए. इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस फॉर योर ओन एंड इवन माई ओन लर्निंग, मूविंग ऑन एज to become a better storyteller and filmmaker. So this was it. I hope you enjoyed it. Take care. Allah Hafiz.